स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। आज के अंक में शामिल है विश्व ओआरएस दिवस पर एक जानकारी, वर्ल्ड ब्रेन डे पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली गुलाटी की वार्ता, विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर विशेष भेंट वार्ता, विशेषज्ञ होंगे लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव सैगल और आयुर्वेद के क्षेत्र में हुए विस्तार और विकास पर डॉक्टर अविलोचन सिंह से ली गई भेंट वार्ता। WHO के अनुसार विश्व भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण डायरिया है। अस्वच्छता की वजह से होने वाला डायरिया इतना गंभीर हो सकता है कि इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। डायरिया की वजह से शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं और डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ORS पाउडर पीने की सलाह दी जाती है। जॉन हॉपकिंस ब्लूबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक की ओर से हुई एक रिसर्च के अनुसार ORS के सेवन से 93% तक डायरिया की वजह से होने वाली मृत्यु दर को रोका जा सकता है। ORS के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, इसके लिए 29 जुलाई को पूरी दुनिया में ORS डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि ORS क्या है और कैसे ये काम करता है और इसे घर पर कैसे बनाया जा सकता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS, इसके सेवन से शरीर में कम हुए इलेक्ट्रोलाइट्स वापस बनने में मदद होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ORS में 4 मूल घटक होते हैं जिन्हें 1 लीटर साफ पीने के पानी में घोलने की जरूरत होती है। वे घटक हैं सोडियम क्लोराइड जो सामान्य नमक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज यानी चीनी। वैसे तो ORS का घोल बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 30 ग्राम चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक मिला लें। आप इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। डायरिया से पीड़ित कोई बच्चा हो या कोई वयस्क, इस बात का सुझाव दिया जाता है कि वे जितना हो सके उतना ORS के घोल का सेवन करें। 2 साल की उम्र से कम बच्चों को डायरिया पर 250 मिलीलीटर या आधा कप तक ORS का घोल पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को मल त्यागने के बाद एक खुराक ORS जरूर पिलाएं। ORS घोल को 24 घंटे से अधिक समय तक ढककर नहीं रखना चाहिए। ORS बनाते समय पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें। इसे बनाने से पहले हाथों को साबुन लगाकर अच्छी तरह साफ कर लें। ORS का घोल गाढ़ा बनाने से बचें, क्योंकि ORS में पानी का घटक सबसे ज्यादा होना चाहिए। ORS घोल को केवल पानी के साथ ही बनाएं। दूध, सूप, फलों के रस और सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इसमें अतिरिक्त चीनी भी नहीं मिलानी चाहिए। श्रोताओं, हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में 27 जुलाई को एक पब्लिक लेक्चर आयोजित किया गया। इसका विषय था ब्रेन हेल्थ इश्यूज इन स्कूल चिल्ड्रेन, कंसर्न्स एंड सॉल्यूशंस। आइए जानते हैं इसके बारे में और अधिक डॉक्टर शेफाली गुलाटी से, जो प्रोफेसर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च फॉर चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। हमने एम्स न्यू दिल्ली में पब्लिक हेल्थ लेक्चर किया है, जिसका हमने थीम रखा है ब्रेन हेल्थ इश्यूज इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कंसर्न्स एंड सॉल्यूशंस। इसके अंदर हमने बच्चों के प्रॉब्लम्स को हमने 3 पैनल में डिवाइड किया। एक पैनल के अंदर सबसे पहले जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, जो स्कूल में उनके अंदर क्या परेशानी है, सुनवाई की परेशानी या उनके अंदर देखने की परेशानी या हाइपर एक्टिविटी, चंचलता या लर्निंग डिसेबिलिटी इत्यादि के ऊपर चर्चा की। दूसरा पैनल हमने रखा है जिसमें स्पेशल नीड्स बच्चों के मुद्दों के बारे में डिस्कस किया। थर्ड पैनल हमने देखा डिमेंस इन स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन। उसमें क्या है कि हमने डिस्कस किया कि स्क्रीन टाइम का इशू है, उसका क्या इशू है अभी, और दूसरा उसके अंदर और एक के अंदर जो बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में होते हैं उसके बारे में चर्चा की। साथ में हमने एक टॉक दिया था हमारे कुलीग ने ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट लंदन से। उन्होंने ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, जो ब्रेन में चोट लगती है, क्योंकि हमारे बच्चे अधिकतर जो कि गिर जाते हैं या एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, उससे ब्रेन इंजरी होती है, उसका प्रिवेंशन बहुत है उसे इम्पोर्टेंट और उस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं, इसलिए उस पर चर्चा की। और उसके बाद हमने बात किया कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में और स्पेशल नीड्स बच्चों में। इन एडिशन बिगनिंग में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया
गुलेरिया सर ने लॉन्च किया है एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो हमने चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च इन चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स उसका हमने एक ऐप बनाया है। उसका बेसिकली उसमें जो SLD के बच्चे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, या तो वो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या लिखने में प्रॉब्लम होती है या कुछ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने जो बनाया है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वो हमने जो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए बनाया। हमने 2 अनुसंधान किए सीक्वेंशली। पहला अनुसंधान में हमने 8 मॉड्यूल्स बनाए जिसमें बच्चों को अक्षर वगैरह समझाने के लिए 8 मॉड्यूल्स का पूरी किताबें बनाई विद एक्सरसाइज बुकलेट, और फिर हमने उनको देखा कि इंटरवेंशन के बाद उनका जो फंक्शनल MRI है वो टिपिकली डेवलपिंग कंट्रोल बच्चों के जैसे हो गया था। तो दैट मींस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ। और हमने दूसरा स्टडी किया, इसमें हमारा पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन IIT दिल्ली के साथ। उसमें हमने एक उसी मॉड्यूल जो था उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक उसका मॉड्यूल बनाया। तो ये वाला जो चीज है उसका आज लॉन्च हुआ है, जिसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो डिफिकल्टी को बढ़ाते बढ़ाते आती है और बच्चा सीखता है। उसमें हमने जो अनुसंधान किया, इन बच्चों में दिखाया गया कि जब इंटरवेंशन दिया उसके बाद उनके जो fMRI में लैंग्वेज नेटवर्क्स में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। तो अभी बाद में इसको हम मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करेंगे और उसको हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस और बाद में राइटिंग के लिए और उस ड्राइंग वगैरह के लिए और कैलकुलेशन वगैरह के लिए हम उसके लिए भी डेवलप करेंगे। तो हमारे को देखना है कि सब बच्चों का ब्रेन हेल्थ के लिए कंसंट्रेट करना है, और ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। थैंक यू। अभी आप वर्ल्ड ब्रेन डे पर आयोजित एक विशेष पब्लिक लेक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर शेफाली गुलाटी से, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। श्रोताओं, 28 जुलाई को हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं एक विशेष भेंटवार्ता, हेपेटाइटिस कारण, लक्षण और बचाव। हमारे विशेषज्ञ हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड लिवर ट्रांसप्लांट एंड बिलियरी साइंसेज, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव सहगल। आपसे बात कर रही हैं डॉक्टर सोनिया दत्ता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये हेपेटाइटिस बीमारी क्या है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो के सारे श्रोताओं को अपना नमस्कार बताना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। हेपेटाइटिस का साधारण अर्थ है लिवर में सूजन आ जाना और लिवर के फंक्शन में नुक्स आ जाता है, खराबी आ जाती है। ये जो हेपेटाइटिस होती है ये अलग अलग कारणों से हो सकती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण जो हम कहते हैं वो है हेपेटाइटिस वायरस, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा डिटेल्स में। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हेपेटाइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे? तो जैसे मैं कह रहा था आपको कि एक हेपेटाइटिस वायरस होते हैं अलग अलग जो हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा और भी कारण हैं जिससे हेपेटाइटिस हो सकती है, जैसे ड्रग्स, मतलब वेरियस हम दवाइयां जो लेते हैं उनसे लिवर में सूजन आ सकती है, जैसे शराब, उससे हेपेटाइटिस हो सकती है। कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती है, उससे हेपेटाइटिस हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी के जो हमारा संतुलन खराब हो जाता है उससे भी हेपेटाइटिस होती है। जो मोटापा होता है, फैट होता है, उससे भी हेपेटाइटिस हो सकती है। लेकिन हमारा जो मुख्य आज जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा लिवर में खराबी आना, जिसको हम हेपेटाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं। ये जो हेपेटाइटिस होती है इसके 4 मुख्य वायरस हैं, सुनिए। एक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो ये 4 वायरस होते हैं जिनको हम साधारण रूप से डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस वायरस के नाम से। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये अलग अलग वायरस हैं तो क्या इनके सिम्टम्स यानी लक्षण भी अलग अलग होंगे क्या? यस, कुछ हद तक यस। जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं ये कॉमनली एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, मतलब जो इन्फेक्शन होता है वो बॉडी में जाता है और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में पेशेंट को, खासतौर से बच्चों को इसमें होता है, उनको आंख पीली होने लगती है, उनका हल्का हल्का बुखार होता है, कमजोरी आती है और जिसको हम घर में जॉन्डिस के नाम से पीलिया कहते हैं। जी, पीलिया हो जाता है, पेशाब का रंग पीला होने लगता है। और इसका इलाज करते तो 90% ये पेशेंट्स होते हैं, चाहे बच्चों में ज्यादा होता है, यंग एडल्ट भी होता है, ऐसे वो 2-4 हफ्तों में या 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप ठीक हो गई, डॉक्टर ने कुछ सपोर्टिव केयर किया। लेकिन जो हम ज्यादा आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। ये जो वायरस होते हैं ये बॉडी में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, मतलब
जो इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में वो 6 महीने से ज्यादा परसिस्ट करता है। एक बार जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाती है तो ये लिवर को डैमेज करने लगती है। इसके डैमेज के अलग अलग फेज होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि कुछ हेपेटाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं जी, और उनमें कई बार डॉक्टर की जांच की या देखरेख की या दवाइयों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, इसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। जी, जो सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस है उसमें भी डॉक्टर की जरूर एक कंसल्टेशन होनी चाहिए, किसी फिजिशियन या लिवर स्पेशलिस्ट के निगरानी में ही वो इलाज होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे मैजिकल दवाई नहीं होती है, सपोर्टिव केयर में पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर का उसमें जरूर हर समय डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए पेशेंट को। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी ऐसे होते हैं उसमें क्या होता है कि वो बॉडी में इन्फेक्शन होता है। अक्सर वो बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब सिम्टम कुछ नहीं होते हैं, पेशेंट को हो जाते हैं इन्फेक्शन, पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन सालों बाद जाके उसका लिवर खराब हो जाता है। और फिर सडनली जब मरीज हमारे पास आता है तो लिवर सिकुड़ जाता है, लिवर में कई बार ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है, और उसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत बिगड़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके डायग्नोसिस कैसे, मतलब शुरुआत में तो आपने बताया कि पीलिया है, लेकिन इसके अलावा वो तो एक मरीज को खुद भी शायद पता चल जाए अगर वो देखे, लेकिन ऐसे कौन से टेस्ट हैं कि जिससे ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ये हेपेटाइटिस ही है और ये क्रॉनिक है या एक्यूट है, और किस तरह से चलें उसके बारे में? कोई भी डॉक्टर जो फिजिशियन है या कोई भी लिवर स्पेशलिस्ट है बड़े आसानी से ये पता लगा सकता है। आपको एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। आम जनता को इस बारे में पता आज की डेट पे। अगर वो लिवर टेस्ट खराब है तो डॉक्टर आपके या तो यूरिन को टेस्ट करता है जिसमें पीलिया दिखाई पड़ता है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कुछ एंड टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, बड़े कॉमन टेस्ट है। वो करने से पता चल जाता है कि एक दिन में ही कि आपको इस वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। उसके बाद डिटेल्ड जांच के लिए कुछ और टेस्ट होते हैं। वायरस का लोड बॉडी में दिखाया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, CT स्कैन, MRI वगैरह वगैरह, पर वो आगे की बात है। हमारे लिए जो इतना ही जानना जरूरी है कि अगर आप एक सामान्य लिवर टेस्ट करें, LFT करें, और एक ब्लड टेस्ट करें जिसको हेपेटाइटिस के मार्कर कहते हैं, इससे विद 100% एक्यूरेसी हम बता सकते हैं कि किसी पेशेंट में हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है कि नहीं। एक बार डायग्नोसिस हो गई डॉक्टर साहब, तो इसको इलाज कैसे करेंगे, और क्या ये इन्फेक्शियस होता है, परिवार के और सदस्यों में फैल सकता है या नहीं? ये एक बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है, कैसे फैलता है। जी हाँ, क्योंकि इसका जो फैलने का माध्यम है, हेपेटाइटिस ए और ई जो मैंने शुरू में बताया था, वो है फूड बॉर्न, फीको ओरल रूट, मतलब खराब खाने पीने से, आपके कंटेमिनेटेड हैंड से वो फैलता है, अगर खराब पानी पीने से खास तौर से। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये फैलते हैं पैरेंटरल रूट, मतलब कोई भी बॉडी या बॉडी फ्लूइड्स के एक्सपोजर से। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गया किसी नाई की दुकान में, वहां उसे शेविंग करवाए और रेजर जो था नाई ने जो यूज किया, हो सकता है किसी और व्यक्ति का यूज किया हो जिसको हेपेटाइटिस रही हो, और उससे बिना साफ किए किसी अगले में यूज कर लिया, इससे फैल जाता है। आप गए सिंपल ब्लड टेस्ट कराने, लेकिन लोकल जो लैब थे उसने जो निडल यूज की वो न्यू निडल नहीं थी, वो कंटामिनेटेड थी, या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, डायलिसिस हुई, या कुछ लोग जो होते हैं, कई बार क्या होता है ब्लड डोनेट करने आते हैं, वहां देखते हैं टेस्ट किया, देखा उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया। कुछ यंग बच्चे टैटूइंग करते हैं, देखा होगा, बड़ा कॉमन ट्रेंड है। फिर इंटरपर्सनल रिलेशन से, आपसी संबंधों से एक दूसरे में, मेल फीमेल में ये फैल सकता है। बेसिकली कंटेमिनेटेड रूट होना चाहिए, और पैरेंटल मतलब ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स का एक्सपोजर होना चाहिए जो आपके कटे में लगने से वो फैलता है। जैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं आज ज्यादा बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी की, तो हेपेटाइटिस बी का तो टीकाकरण भी आज, जैसे आप कह रहे हैं आजकल लोगों में अवेयरनेस है, तो टीकाकरण कब करवाना चाहिए, इसका क्या शेड्यूल है, और टीकाकरण के बाद भी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हेपेटाइटिस ना हो? बिल्कुल ठीक बात है कि सबको ये जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी के हमारे पास बहुत इफेक्टिव वैक्सीनेशन है आज की डेट पे, जो टीका हम कहते हैं। ये हमारा जो भारत का जो एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसको डोज दी जाती है, 3 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। अगर वो 3 इंजेक्शन ले लेता है तो उसको 95 से 99% प्रोटेक्शन आ जाती है जी उस इन्फेक्शन की, हेपेटाइटिस बी के एक्सपोजर की। अगर किसी ने बचपन में नहीं लगाया तो उसको यंग लाइफ में भी लगा सकते हैं या एडल्ट लाइफ में भी लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए। खास तौर से जो लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल पर्सनल्स हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, या जो इस तरह का काम करें जहां पर उनको एक दूसरे से कांटेक्ट आ सकता है, पब्लिक कांटेक्ट आ सकता है, इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप जरूर हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाएं अगर नहीं लगवाया पहले तो। एक और पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है, आपकी उम्र 40 साल है, आपने मुझे याद नहीं बचपन लगाया नहीं लगाया, लेकिन आप फर्ज करिए आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए पैरामेडिकल स्टाफ,
तो हम एक टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अगर उसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी, अगर बॉडी में आपके एंटीबॉडी की मात्रा नहीं है या 10 के नीचे है तो आप अभी भी एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन के रिस्क में रहते हैं। उसमें आपको बूस्टर लगाना पड़ता है, एक डोज बूस्टर लगती है जिससे आपका फिर से बॉडी में एंटीबॉडी आ जाती है और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। सी का कोई अभी टीका नहीं है हमारे पास, हेपेटाइटिस ई का टीका नहीं है। हेपेटाइटिस ए का टीका है जो बचपन में लगाया जाता है, जो पीडियाट्रिशियंस लगाते हैं आज की डेट में। इसका भारतवर्ष में और पूरे अगर माने तो दुनिया भर में इसका कितना प्रभाव है? मैं हेपेटाइटिस बी का पहले शुरू करता हूँ। हेपेटाइटिस बी का जो है हमारा जो बर्डन है, ये ग्लोबल बर्डन कहते करीब 400 मिलियन केसेस है ग्लोबली। भारत में जो हमारा एक इसको कहते हैं प्रेवलेंस 2 से 5% कही जाती है। टोटल हमारी जो आबादी अगर 140 करोड़ लेते हैं, लगभग 55 से 60 मिलियन लोग जो है हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है। इसको हम इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। जी हाँ। कुछ हमारे देश के ऐसे प्रांत हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है, पंजाब है, वहां पर 15% जो लोग हैं उनमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया जाता है। इन कंपैरिजन जो हेपेटाइटिस सी है, इसका जो प्रेवलेंस रेट इंडिया में वो है 0.5 से 1.5%, मतलब टोटल आबादी के 0.5 से 1.5% लोग जो है उनमें हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, जो करीबन 15 से 17 मिलियन एक बर्डन इंडिया में कहा जाता है। तो इसका नेचुरली आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या बचाव कैसे कर सकते हैं? जागरूकता से बचाव होता है, अवेयरनेस इज द की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हमारे देश में होता है, कैसे फैलता है। और अगर आपको ये पता है तो प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, जैसे बी का टीका लगवा लीजिए, हर एक को लगाना है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV इन्फेक्शन, इन तीनों का ही जो स्प्रेड का रूट है वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने को केयरफुली अपनी लाइफ लीड करे, जीवन शैली में ख्याल रखे कि जो इंजेक्शन लगवा रहा है वो सेफ है, टैटूइंग ना करे, इवन टूथब्रश यूज करे वो शेयर ना करें, अगर आप नाई की दुकान में जाते हैं तो फ्रेश रेजर यूज करवाएं, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखें, आप सब फॉलो करें। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको हो रहा है, आपको चोट लगी है, तो यू आर रियली ऑथोराइज कि आप पूछेंगे जो ब्लड आपको दिया जा रहा है ये सही है कि नहीं, इट इज स्क्रीन फॉर ब्लड BNC। जो लोग डायलिसिस बहुत होते हैं जिनका किडनी खराब है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है कि जो डायलिसिस सेंटर होते हैं वहां से फैल जाता है ब्लड B और C। तो ये अगर हम सब केयरफुली रखें, इस तरह से अपने को बचा सकते हैं इन दोनों वायरस से। ये निश्चित रूप से ये पॉसिबल है, और ये ना केवल B, C, ये HIV तीनों से आप बचा के रखता है। तो कुछ प्रिकॉशंस लेकर हम बहुत सारी ऐसी भयावह डेंजरस बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ करने के बाद भी मान लीजिए गलती से इन्फेक्शन हो गया, डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट फिर भी रह जाता है खान पान का। जी। तो क्या हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि इसके रिलेटेड इतनी सारी भ्रांतियां हैं, झाड़ फूंक से लेकर, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना कुछ लोगों में इसके बारे में मतभेद हैं, आप भी जानते हैं। हमें आप थोड़ा सा खान पीन के बारे में बताइए। इनफैक्ट मैंने देखा है कि मेरे प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल्स में जब भी मैं काम करता हूँ, सो जो भी पेशेंट आता है उसके घर में कोई ना कोई डाइट एक्सपर्ट है, उसकी मामी, चाची, एल्डर कोई ना कोई। और अक्सर जो देखा जाता है कि ये गलत एडवाइस दिया जाता है। सबसे पहला एडवाइस होता है कि आप बॉइल्ड खाना खाओ, बिल्कुल गलत बात। हम कहते हैं नॉर्मल हेल्दी डाइट खाइए अपने को, अगर आप स्वस्थ रखना है तो। जो डाइट में प्रोटीन ज्यादा रखिए, ऑयली चीज खाए, थोड़ा बहुत तेल अच्छा है लेकिन ज्यादा ना खाएं, फ्राइड ऑयली चीज अवॉइड करें, लेकिन एक लाइट ऑयल यूज इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, ठीक है। पानी ज्यादा मात्रा में पिए, खूब हरी सब्जियां खाएं। एक हेल्दी डाइट में वेजिटेबल जो होती है बड़े यूजफुल होती है, फ्रूट्स का पोर्शन जरूर लें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनके लिए हम कहते हैं आप अंडा, फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट इज नॉट गुड। जो भी खाए उसको इस तरह से कुक करें कि वो बहुत फ्राइड ऑयली ना हो। ये मैसेज बहुत जरूरी देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई लिवर की बीमारी है, हेपेटाइटिस खास तौर से है, तो जो रोड साइड फूड तो बंद कर दीजिए, पानी साफ पीजिए और डाइट को बैलेंस रखें। जो आप खा सकते हैं खाइए, लाइट मील्स खाएं। डॉक्टर साहब, कुछ लेटेस्ट आप ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए, जैसा कैंसर और लिवर बिल्कुल डैमेज हो गया तो क्या करना चाहिए? इसमें दो बहुत रिमार्केबल डिस्कवरी हुई है। जी हाँ। एक जो हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन था, आज से 10 साल पहले जब होता था तो हमारे पास जो दवाइयां थी उससे वो 50% में ट्रीट कर पाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में दवाई निकली है जो हेपेटाइटिस सी को 95% क्योर कर देती है, खत्म कर देती है, मात्र 3 महीने से 6 महीने के कोर्स से। सी तो आप बिल्कुल खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई, एंटीवायरल ड्रग कहते हैं, जो लेना पड़ता है, जिससे वायरस लगभग ऑलमोस्ट ऑल केसेस में हम उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए? एक तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन जो नोबेल प्राइज विनिंग एक
साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ब्लूमबर्ग, उन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था, उनका बर्थडे 28 जुलाई को। उसके सेलिब्रेशन में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और ग्लोबली हर देश में ये कहते एक तरह से प्लेज ली जाती है कि हम हेपेटाइटिस बी को इरेडिकेट करेंगे, कि जितना हो सके हम डायग्नोसिस बढ़ाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, अवेयरनेस, मेन पर्पस है अवेयरनेस बढ़ाने का, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। तो निश्चित रूप से हम अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को हेपेटाइटिस के खिलाफ सेफ रख सकते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार। अभी आप विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर ये विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड लिवर ट्रांसप्लांट एंड बिलियरी साइंसेज मैक्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव सहगल। आपसे बात कर रही थी डॉक्टर सोनिया दत्ता। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ है आपके लिए। हम लेकर आए हैं एक और भेंटवार्ता आयुर्वेद के क्षेत्र में हुए विस्तार और विकास के बारे में। हमने बातचीत करी डॉक्टर अविलोचन सिंह से। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। ये चिकित्सा विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान, जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग को हो जाने पर रोग से मुक्त करने और उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने का काम करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अविलोचन सिंह। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और 22 सालों से इस क्षेत्र में कार्यशील हैं। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, क्या तरक्की हुई है, अनुसंधान हुआ है, वो सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। नमस्ते सबको। तो कैसे आए इस क्षेत्र? मैं एक्चुअली 5वीं पीढ़ी का आयुर्वेद चिकित्सक हूँ अपनी फैमिली में। मेरे पर नाना से लेके मेरे नाना, उनके बड़े भाई और उनके भतीजे, ये लोग सब आयुर्वेद वैद्य रह चुके हैं। हमारा एक क्लिनिक या फार्मेसी अमृतसर में, तरन तारण एक जिला है, वहाँ पे था। एंड ये 1896 से चल रहा है। 1896 से चल रहा है। तो घर से ही सीखा है, मतलब कि जो आहार विहार होता है कि आप क्या खाते हैं, आपका दिन में कैसे खाना होता है, आपका ऋतु के अनुसार क्या खाना होता है, घर की जड़ी बूटियां जिसको हम लोग घरेलू नुस्खे कहते हैं, आजकल के टर्म में उसको किचन पॉथेकरी कहते हैं या किचन फार्मेसी कहते हैं। तो वहीं से सीखा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे अपने आप को बचा के रखना, उसको अपने आप की सेहत बचा के रखना, और अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए जो आप घर में ही सुलझा सकते हैं इन छोटे घरेलू नुस्खों से, तो उसको रखना। उससे इंटरेस्ट काफी आया। तो धीरे धीरे आगे जाके फिर जब मेडिकल का एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया, तो फिर आयुर्वेदा चूज किया। फिर मैं अमृतसर कॉलेज में ही पढ़ा हूँ एंड वहीं पे अपने नाना के साथ काम भी कर रहा था। तो वहां से इंटरेस्ट आया, वहीं से आयुर्वेदा में रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको जैसे कहते हैं ना, जन्म होने के बाद ये घुट्टी में मिल गया। मिली थी, घुट्टी ही में मिली थी एक्चुअली। और मतलब कि मेडिसिन में इंटरेस्ट बचपन से ही था। और अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब की कोविड के दौरान बहुत बढ़ा है आयुर्वेद का जो लोगों का रुझान है उस तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या बदलाव आपको तब से और अब में लग रहा है? अगर हम देखे जाए लास्ट 75 सालों में, या मैंने जो अपने नानाओं से सुना है 100 सालों में, पहले आयुर्वेदा एक सीमित क्षेत्र में प्रैक्टिस होता था। मतलब कि एक वैद्य हैं, उनका जिस क्षेत्र में उनके प्रैक्टिस है तो वो वहीं तक लिमिटेड होता था, वो काफी ज्यादा फैला नहीं होता था। लोग यहाँ तो उनके पास आते थे एंड वो लोगों के पास नॉर्मली जाते नहीं थे। और जो जड़ी बूटियां थी या जो दवाइयां थी आयुर्वेदा की, उनकी पहुंच भी सीमित थी जहां तक वैद्य बैठते थे एक्चुअली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस आया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोकस के कारण आयुर्वेदा का जो फोकस है बड़ा है। तो आयुर्वेदा जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी शिक्षा है, उसमें काफी फोकस आया। तो आयुर्वेदा एक सिर्फ सीमित क्षेत्र में पढ़ाने से ज्यादा वो एक डिग्री कोर्स हो गया। पहले उसके अलग अलग नाम थे, GAM था, फिर VAMS था, फिर अब जो डिग्री है उसको BAMS कहते हैं, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो एक्चुअली आयुर्वेदाचार्य की डिग्री होती है। तो सबसे पहले उसको एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया गया। पूरे 5.5 साल का पूरा कोर्स है। तो एक नेली 6 साल का पूरा कोर्स होता है जिसमें आप एक प्रॉपर आयुर्वेदाचार्य बन के बाहर आते हैं। उसके बाद इसके आगे जो शिक्षा है उसके ऊपर भी फोकस हुआ। मास्टर्स डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है, जैसे आप MD बनते हैं, MS बनते हैं या PhD करते हैं, तो वो भी है। एंड ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं, तो इसमें रिसर्च का काफी फोकस रहा है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदा का काफी एडवांसमेंट हुई है। एंड सिर्फ इंडिया में लिमिट नहीं रहा है। लास्ट 10 सालों में आप देखेंगे तो ये एजुकेशन सिस्टम अब इंटरनेशनली अवेलेबल है।
तो कुछ कंट्रियां हैं इंटरनेशनली जो अब आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज करती है और उनकी टीचिंग कोर्स भी उनकी कंट्री में अवेलेबल है। कुछ कॉलेजेस हैं जो वहां पे भी डिग्री कोर्स देती हैं और उनका जो कनेक्शन है वो इंडिया से ही रहती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो बदलाव है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से हुआ है और लोगों को इसमें आकर्षित किया गया है, जिससे कि वो आए, पढ़ें, आयुर्वेद को जाने, समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। हाँ जी। तो ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह से मेडिसिन तैयार की जाती थी, क्या वो पद्धति अभी भी है या कुछ उसमें बदलाव है? पहले दवाइयां बनती थी जड़ी बूटियों से, तो यहाँ तो आप सीधी जड़ी बूटी लेके उसको घोट के या पीस के उसका रस निकाल के सीधा ले लीजिए, या उसको पका के उसका काढ़ा बना के, या उसकी एक चटनी सी या लेहम सा बना के, या अलग अलग फॉर्म होते थे उसमें बना के दी जाती थी। ये थोड़ा सा समय लेने का काम होता था कि आपको पहले जड़ी बूटियां इकट्ठी करके या कहीं से खरीद के फिर घर में बनाना, फिर पीना, तो ये थोड़ा सा टाइम का काम था जो पुराने जमाने में हो सकता था लेकिन आजकल के जमाने में नहीं हो पाता है। एडवांसमेंट में ये हुआ है कि काफी फार्मेसीज इंडिया में एस्टैब्लिश हुई आयुर्वेदा की, उन्होंने रिसर्च की, काफी एडवांस सिस्टम्स जो हैं, प्रोसेसेस हैं जो यूज किए, उसके साथ उन्होंने जड़ी बूटियों को एक फॉर्म दिया जो जिसे वो बनी बनाई मिल सके, लोगों को आसानी से मिल सके। अभी भी ये है कि कोविड गया नहीं है, ये हमारे बीच में ही है, तो हमने ये महसूस किया कि इस दौरान काफी ज्यादा आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान हुआ। क्या कारण आप इसका समझते हैं और आप क्या अपने नजरिए से बताइए कि कोविड से पहले, इसके दौरान और अब क्या बदलाव आप देखते हैं लोगों के नजरिए में? कोविड में एक्चुअली आयुर्वेदा का और बाकी और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं उसकी तरफ काफी लोगों का काफी रुझान गया। एक्चुअली मेन जो लोगों को फायदा मिला है प्रिवेंटिव से, जैसे आपने कहा था शुरू में कि स्वास्थ्य रक्षणम एक है कि आपको हो ही ना, तो उसके लिए आयुर्वेदा में बहुत जड़ी बूटियां हैं एंड कुछ जड़ी बूटियां बहुत स्पेसिफिकली एंटी वायरल हैं बिकॉज कोविड एक वायरल डिजीज है। तो आयुर्वेदा में माने कि वैदिक टाइम से जब उस आयुर्वेदा शुरू हुआ है तब से वायरस डिजीज समझी गई थी, उसके लिए जो जड़ी बूटियां उन पे काम करती थी उन पर अनुसंधान हुआ है, उस पर रिसर्च हुई है, उनकी डिटेल मेंशन्ड है, वो जड़ी बूटियां आज भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो कोविड टाइम में सबसे ज्यादा तो टर्मरिक, कुरकुमा या हल्दी पे बहुत जोर डाला गया था, उसके साथ साथ गुडुची पे बहुत जोर डाला गया था। तो ये हर्ब्स ऑलरेडी नोन है, ये एंटी वायरल हैं। आयुर्वेद में और भी जड़ी बूटियां हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं। जब आपको एक्चुअल कोविड फेज होता है, जब आप एक्यूट फेज में हैं, 3 फेज में डिवाइड होता है, तो इनिशियल फेज एंड एक्यूट फेज में, तो एक्यूट फेज में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ताकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ना बढ़े कि आपको ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए या आपकी कंडीशन काफी वीक हो जाए। एंड थर्ड फेज है रिकवरी, जब आपका कोविड फेज निकल जाता है लेकिन उसके बाद पोस्ट कोविड जो हम आजकल देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड का बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन काफी है, अभी लेटेस्ट रिसर्च में भी कहा गया कि 1 साल तक चलेंगी। तो उसमें भी है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं। आयुर्वेदा में एक शोधन चिकित्सा आती है जिसको हम पंचकर्मा कहते हैं। सो पंचकर्मा थेरेपी के ट्रायल्स किए गए हैं, रिसर्च की गई है, उनको क्लिनिकली यूज किया गया है आयुर्वेदा में, लोगों को एक्यूट फेज से और रिकवरी फेज में पूरा ठीक करके वापस एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लाने के लिए। एंड आयुर्वेदा का एक बेनिफिट है कि ये नेचुरल सिस्टम होने के कारण किसी भी और पद्धति के साथ चल सकता है। आयुष मिनिस्ट्री के बारे में क्या आप कहेंगे, क्योंकि सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है इस क्षेत्र को? आयुष मिनिस्ट्री ने एक्चुअली बहुत फोकस किया है एक एजुकेशन पे, जो आयुर्वेदा या जितने भी इंडियन मेडिकल सिस्टम्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, एंड जो भी कॉलेजेस इंडिया में हैं उनकी प्रॉपर एक्रेडिटेशन की, वो जो आयुर्वेदा जो भी कोर्स है वो प्रॉपरली ठीक से सिखा रहे हैं कि नहीं, उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। दूसरा, उन्होंने रिसर्च में बहुत फोकस किया है। इंडिया में भी नहीं, उन्होंने इंटरनेशनली बहुत कोलैबोरेशंस करी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहां पे उन्होंने रिसर्च इंक्रीज करी है। दूसरा, उन्होंने एक फोकस किया है, आयुष ने, CCRS ने, CSIR ने, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलके इंडिया में जितने भी पुरानी नॉलेज है जड़ी बूटियों को लेके, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या सिद्धा हो या इवन फोकलोर हो, जैसे ट्राइबल्स के पास बहुत नॉलेज होती है जंगलों में जड़ी बूटियों की, तो उन्होंने एक फोकस ये किया है कि वो सारी नॉलेज एक जगह एक डाटाबेस में इकट्ठी की जाए ताकि कोई नॉलेज जिसको चाहिए वो अवेलेबल हो, और क्योंकि ये इंडियन है तो ये इंडिया में ही रहे, इसका कोई और कंट्री पेटेंट ना बनाए। मतलब सरकार का ये कदम जो है वो बहुत आगे ले जाएगा आयुर्वेद को, भारत में भी विदेशों में भी, और जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, सही पोजीशन होनी चाहिए, वो भी इसको दिलाने में मदद करेगा। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ। तो हमें उसको सिर्फ एक इलाज या चिकित्सा के तौर पर ना लेकर उसको एक जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
अभी आप डॉक्टर अविलोचन सिंह आयुर्वेदाचार्य से ली गई एक भेंटवार्ता सुन रहे थे। विषय था आयुर्वेद के क्षेत्र में हुए विस्तार और विकास के बारे में। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक स्वीकार करें हमारा नमस्कार।